What's up guys? I hope you are doing well. I am धीरज राठौर, वेलकमिंग टू ऑल ऑन प्रेप आईएएस। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, या तो किसी काम को स्टार्ट करिएगा मत या फिर उसको छोड़िएगा मत। तो माय डियर फ्रेंड, जो आज का टॉपिक लेने वाले हैं हम यहाँ पे GMCTR, ठीक है, जिसे ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 1 होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, उसमें ग्रुप ऑफ 7 नेशंस वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। एंड GMCTR की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत है और क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, ये सब चीज़ें पार्ट बी में आने वाली है। और जो पार्ट सी है वो इंडिया स्टैंड, इंडिया और डेवलपिंग नेशंस का GMCTR को लेके क्या स्टैंड रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी यूएसए ने जो प्रपोजल दिया है वो G7 नेशन में GMCTR के बारे में, यह है कि पूरे वर्ल्ड में 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाए, ताकि एक यूनिफॉर्म या इंटरनेशनल टैक्स स्ट्रक्चर बनाया जाए, ताकि हर कंट्रीज जितनी भी एमएनसीज है उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% का टैक्स लगाए, चाहे वो वहाँ पे फिजिकली अपीयरेंस में हो या फिर ये वहाँ पर बिजनेस करती हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग अहेड, अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, दिस इज ऑल अबाउट मी। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। जैसा कि आप सबको पता है, जो पिक्चर है 30 साल पुरानी है। अब 30 साल पहले क्या हुआ था जान लेते हैं इसको डिटेल में। सोवियत ब्लॉक कॉलेप्स इन 1919। जब सोवियत ब्लॉक कॉलेप्स हुआ 1990 में, तो सबसे ज़्यादा बैड इफेक्टेड जो नेशंस थे वो ईस्टर्न यूरोपियन थे, ठीक है। तो उनके इफेक्ट होने के बाद में क्या हुआ, उनको फाइनेंशियल क्रंचेस झेलना पड़ा। अब फाइनेंशियल क्रंचेस झेलने के बाद में उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज हो गई। तो क्या किया इन्होंने, क्या दिमाग लगाया, टू अट्रैक्ट द ग्लोबल कैपिटल दे कट देयर टैक्स रेट शार्पली। तो उन्होंने टैक्स रेट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच वाली बात, ठीक है। तो ये टैक्स रेट डेवलप्ड नेशन ने भी कम किया एज वेल एज डेवलपिंग ने भी, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस की एक मजबूरी बन गई थी। जब डेवलप्ड नेशंस टैक्स रेट को कम करते जा रहे थे, तो डेवलपिंग नेशंस के सामने एक प्रॉब्लम आ गया था कि जब डेवलप्ड ही ऑलरेडी टैक्स रेट को कम कर रहे हैं, जो पूरी कंपनीज ऑलरेडी वहां पे जा रही है, तो हमें भी तो पैसा चाहिए ना। हमें पैसा आएगा तो कैसे आएगा, जब हमारी टैक्स रेट कम होगी तो ज़्यादा कंपनी हमारे यहाँ के बिजनेस करेगी, ठीक है। बिजनेस करेगी तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमें टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो इनके दिमाग में ये पिक्चर थी, ठीक है। बट हुआ कई बार उल्टा, क्योंकि हर इकोनॉमी की अपने अपने प्लस और अपने अपने माइनस है। कई कंट्रीज केवल टैक्स रेट पे ही, अपने टैक्स रेवेन्यू पे ही डिपेंड्स करती हैं, और कहीं कंट्रीज के पास रेवेन्यू कलेक्शंस के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, या ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये हुई कि जब डेवलपिंग नेशंस ने टैक्स रेट को कम किया, तो उनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ गई। रिसोर्सेज जब शॉर्टेज आ गई तो उनके पास पैसा खर्च करने के लिए बहुत ना के बराबर था। इसलिए वो अपने जो बेसिक फैसिलिटीज थी, जो हेल्थ, एजुकेशन, सिविल एमिनिटीज थी, उस पर कम खर्च कर पाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो यूएसए ने इसको बेस बनाकर एक प्रपोजल दिया। कहने का मतलब यही है कि एडिशनल टैक्स कलेक्शन कैन हेल्प रिड्यूस दिस लार्ज डेफिसिट, एंड दैट इज द रीजन फॉर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन करंट प्रपोजल। मतलब ये है कि फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना आए कि किसी देश में बहुत ज्यादा टैक्स है और कहीं बिल्कुल टैक्स ना के बराबर है। तो टैक्स लॉस को कम करने के लिए क्यों ना एक GMCTR लेके आया जाए, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक समान होगा, जो कि 15% प्रपोज्ड हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे ग्रुप ऑफ 7। तो G7 नेशंस कौन कौन से हैं, ये वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी क्यों है, ये एडवांस इकोनॉमी क्यों बोला जाता है इन्हें। तो पहले बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से मेंबर हैं। इसके जो मेंबर्स हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ये 7 देश हैं पूरे वर्ल्ड के जो कि G7 मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7 बट इट इज द मेंबर ऑफ G20। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया इज द मेंबर ऑफ G7 और नॉट, या ये भी पूछा जा सकता है कि G7 मेंबर्स आर द मेंबर ऑफ G20। मतलब ये कि G7 मेंबर्स जो है G20 के मेंबर्स हैं या नहीं, या इंडिया दोनों का ही मेंबर्स है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके फैक्चुअल पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या है। G7 एक्चुअल में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1975 में बनाया गया है। ये हर साल मिलते हैं और इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ G20। ऑब्वियसली G20 में डेवलपिंग प्लस डेवलप्ड नेशन या G7 मेंबर्स जिसे बोलते हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और फिक्स हेडक्वार्टर। इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं होता है,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द डिसीजन टेकन बाय द लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। मतलब ये है कि जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। मतलब ये है कि आप किसी को बाइंड नहीं कर सकते, एक देश दूसरे देश को बाइंड नहीं कर पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, अब बात करते हैं आगे GMCTR। बिफोर गोइंग अहेड, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, किसी भी कंट्री के लिए उसका बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इकोनॉमी चलानी तो उसको बजट बनाना पड़ेगा। बजट में दो साइड्स होती हैं, एक है रेवेन्यू साइड और दूसरा आपका एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, अब रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट टैक्स से होता है, उसके बाद में जो कलेक्शन होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में। अब डायरेक्ट टैक्स में भी जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स। पहले इंडिया में 30% था, अब वो घटा के 22% कर दिया 2019 में। ये फैक्ट से आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअल में है क्या, इसको जान लेते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन नेट इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, या तो नेट इनकम पे लगेगा या प्रॉफिट पे लगेगा। ठीक है, अब G7 क्या बोल रहा है, द G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स हैव कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एटलीस्ट 15%। तो माय डियर फ्रेंड, GMCTR आ जाता है तो एक कॉमन टैक्स जो कि 15% होगा वो पूरे वर्ल्ड पर लागू होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। टू इंश्योर टैक्सेस वर पेड इन द कंट्रीज वेयर द बिजनेस ऑपरेट। मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि MNCs हैं, ठीक है, MNCs का ही यहाँ पे बात होगी सिर्फ। ठीक है, ए कंट्रीज में ये पैसा, ये बिजनेस कर रही हैं और ये बी कंट्री है जहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है या जहाँ पे इसको टैक्स बहुत कम देना पड़ रहा है, अराउंड 8 to 10%। ठीक है, तो होता क्या है, ये बिजनेस यहाँ से करती है, पैसा यहाँ से कमाती है और उस पैसे को राउटेड करके बी नेशंस में शो करती है। इसलिए करती है क्योंकि उसको उस पैसे पे या नेट जो प्रॉफिट है उस पर कम से कम टैक्स देना पड़ता है, उससे इसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए GMCTR एक प्रपोज किया है USA के तरफ से। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, अब ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये एप्लीकेबिलिटी की सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है, द कंपनीज वो ऑपरेटिंग ओवरसीज, मतलब MNCs कंपनीज पर ये ऑपरेट होगा जो कि एक से ज़्यादा देश में बिजनेस करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एलिमिनेटिंग द एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉफिट्स टू अ टैक्स हेवन। वो कंपनीज जो टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, टैक्स बचाने के लिए अपने पैसे को राउटेड करके बी नेशन में लेके जाती है जहाँ पे उसे कम से कम टैक्स देना पड़ता है, उन कंपनीज पे भी ये एप्लीकेबल होगा। अब आगे बात करते हैं टैक्स हेवन एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आप बार बार अगेन एंड अगेन सुन रहे हैं, देखिए GMCTR की मैं आपको पूरी डायमेंशन बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या और ये क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, GMCTR जो पिक्चर पूरी घूम रही है वो टैक्स लॉस को लेके घूम रही है। और दूसरी बात, और ये जो टैक्स हेवन नाम सुनते हो ना आप, टैक्स हेवन नेशन, इस टैक्स हेवन्स को ही खत्म करना चाहते हैं ये। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म जब 15% टैक्स पूरे वर्ल्ड में लागू होगा तो टैक्स हेवन का क्या मतलब रह गया है। टैक्स हेवन नेशंस को भी 15% लगाना पड़ेगा ना, तो कंपनीज अपनी जो हेड क्वार्टर है वो क्यों रिलोकेट करेगी, यहाँ पे नहीं करेगी ना। तो वो डेफिनेटली जहाँ बिजनेस करती होगी या जहाँ उसका पेरेंटल बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उसी कंट्रीज में रह के वो टैक्स पे करना उचित समझेगी। तो अब बात करते हैं नीड ऑफ GMCTR, इसकी हमें क्यों जरूरत है। पहली चीज तो रिड्यूस टैक्स लॉस, जैसा कि G7 नेशंस बोल रहे हैं, MNCs फॉलोज द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द हेडक्वार्टर्स वेयर एज द टैक्स इज लोवेस्ट। सिंपल सी बात है, टैक्स लॉस को अपने को बचाना है। ये कोई कंपनी है, एम एक बिजनेस कर रही है, ठीक है, और ये पैसे को राउट करके बी में लेके जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए भैया। आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कमाएंगे यहाँ और टैक्स देंगे यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्यों ना GMCTR लेके जाए, GMCTR लेके आया जाए जो कि 15% मिनिमम होगा। अब आगे क्या बोलता है ये, देयर GMCTR मस्ट बी फिक्स्ड टू अवॉइड कंट्रीज अंडर कटिंग टू ईच अदर। जब GMCTR आ जाएगा तो कंट्रीज एक दूसरे को ओवर कट नहीं करेगी, मतलब डिफरेंट टैक्स रेट नहीं होगा, एक समान लीनियर फॉर्म में टैक्स रेट होगा, ताकि कंट्रीज के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है टैक्स रेट को कम करने का, ये नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। GMCTR आने के बाद में यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, समझिए इस चीज को। GMCTR विल एंड अल्ट्रा लो टैक्स रेट्स एंड एग्जेम्पशंस। मतलब ये है कि जब पूरी कंट्रीज में एक समान टैक्स होगा
तो जो सब्सिडीज़ और जो लो टैक्स रेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक 15% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरे देशों के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी वाला माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, ग्रोथ एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ऐसा कि G7 देश बता रहे हैं। बट क्या हो रहा है, डिजिटल जो बिग कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, अल्फाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, ये वही सेम काम कर रही है, बिजनेस कहीं और कर रही है बट पैसा वहीं लेके जा रही है जहाँ पे लो टैक्स कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक आयरलैंड, कैरेबियन, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड हो गया, बाहामास, सेंट्रल अमेरिकन नेशन जस्ट लाइक पनामा। सिंपल सी बात है इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, गूगल, अल्फ़ाबेट, कहीं कंपनीज हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं। सिंपल सी भी फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट अब इंडिया का नहीं है, ये वॉलमार्ट ने खरीद लिया था अभी पिछले साल, आपको पता होगा। तो हुआ ये कि फिजिकली अपीयरेंस इनका यहाँ है ही नहीं, बट ये बिजनेस यहाँ पे कर रही है। ठीक है, प्रॉफिट बना रही है, बट टैक्स के नाम पे ये कुछ नहीं देना चाह रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया हमेशा डिजिटल टैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा लेके कंसर्न करता है कि भैया कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो कि डिजिटल टैक्स, जो बड़ी कंपनीज हैं इन पे भी टैक्स लगाया जाए, क्योंकि बिजनेस तो यहाँ कर रही है, मोटा मुनाफा कमा रही है, बट टैक्स अवॉइड कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या क्या फेस होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात तो यही निकल के सामने आती है कि पूरे देशों को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के लिए राजी करना बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए बड़ी बात है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। आप हेड को देख रहे हो, टेल को देख रहे हो, वो आपका अपना लुकआउट है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये आ गई कि जो डेवलप्ड नेशन है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सिंपल सी एक ही बात कहते हैं कि भैया आप तो इकोनॉमिकली हमसे तो बहुत ज़्यादा साउंड है। सपोज इंडिया का कंपेरिजन हो जाए यूएसए की इकोनॉमी से, कहीं टिकती है क्या अपनी इकोनॉमी? कहीं नहीं टिकने वाली। तो इंडिया सिंपल सा बोल रहा है कि भैया आप तो ऑलरेडी हमसे 100 साल आगे हो, हम आपसे कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हमें तो रिसोर्सेज चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होगा, एफडीआई नहीं होगा, तो हमारा कैश इनफ्लो कैसे होगा? जब कैश इनफ्लो नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो इनइक्वालिटी कैसे खत्म होगी? हमारा तो क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, आप कैसे हमारा कंपेरिजन आपसे कर सकते हो? तो ये सब चैलेंजेस अभी G20 में डिस्कस होने वाले हैं, जो कि अभी जुलाई 2021 में वेनिस में जो मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेके। इंडिया का स्टैंड नेगेटिवली है। जो इंटरनल सोर्सेज से जो न्यूज़ है, कि इंडिया वाले बोलते हैं कि भैया टैक्सेशन इज अल्टीमेटली सॉवरिन फंक्शन। सिंपल सी बात है, टैक्स पॉलिसी जो है किसी भी नेशन का एक सॉवरिन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके कई चीज़ें होती हैं, कई फैक्टर्स होते हैं, उसकी बेसिक नीड्स होती है, उसके सर्कमस्टेंसेस होती हैं, उसको ध्यान में रखकर ही टैक्स डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर टैक्स लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी या रिग्रेसिव वे को फॉलो किया जाए। हर चीज, हर इंसान या हर जो भी कंट्रीज होती है वो प्रोग्रेसिव टैक्स को ही फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट बढ़ता है, सिंपल सी बात है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, ठीक है, इररिलेवेंटली, ठीक है, सपोज ए आदमी 10 रुपये कमाता है और बी आदमी 1 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, तो कोई चीज़ वो खरीदने जाता है, ब्रेड खरीदता है, तो उसको उतना ही जीएसटी इस पर भी देना पड़ेगा, उसको भी इतना देना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी हो रही है। तो ये सब चीज़ें इंडिया के फेवर में नहीं है। तो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं कई देशों के साथ में, तो हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि हम ऑलरेडी टैक्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट कर चुके हैं, इसलिए हमें भी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2019 में हमने ऑलरेडी टैक्स रेट को घटाकर 30% से 22% कर दिया है, और न्यू एंटिटीज़ के लिए तो 15% ही है, तो हमें तो वैसे भी जरूरत नहीं है। और ठीक है, यदि हम एग्री हो भी जाते हैं तो हमारे जो रेवेन्यू लॉसेस हैं, ठीक है, रेवेन्यू लॉसेस होंगे तो आप उसका क्या करोगे, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करोगे? तो ये सब अब चीज़ें अभी डिस्कस होने वाले हैं G20 में। तो माय डियर फ्रेंड, जो कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है G7 टू G20, इट मीन्स जो G20 की जो मीटिंग है जो वेनिस में जुलाई 2021 में होने वाली है, उसमें निकल के सामने आने वाला है कि डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के बीच में क्या ऐसी चीज़ें, पैक्ट्स निकल के सामने आने वाले हैं। यदि एग्री होते हैं तो एक पहली कंडीशन, यदि एग्री होते हैं तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी क्या उनको कि ग्लोबली एक्ट
कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट को मान लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। मान भी लेते हैं तो कौन सी टर्म एंड कंडीशन होगी, ये G20 की मीटिंग के बाद ही डिसाइड होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।